नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है। चुनावी बेला हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बस आने ही वाले हैं और उससे पहले टिकट आवंटन दोनों पार्टियों द्वारा कर दिया गया है। कुछ सीटें बचती हैं, लेकिन जिन सीटों पर टिकट आवंटन हुए हैं उन सीटों पर बात करेंगे और उसी कड़ी में आज चुनावी चेहरे में आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री और सोलन में सदर के विधायक इस समय पर भी जो है डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी। शांडिल साहब, एक बार फिर से सोलन से आपको टिकट मिला है और जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने एक बार फिर से आप में आस्था दिखाई है, एक फेथ दिखाई है सोलन जीतने की। क्या कहना चाहेंगे सर? शुरुआत तो पहले उससे, आप क्या कहना चाहेंगे शुरुआत में? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी और सभी शीर्ष नेताओं का, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और हमारे सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बार फिर मुझे ये अवसर प्रदान किया है लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करने का। पहले भी 2 बार उन्होंने अपना विश्वास जताया है, मैंने प्रयास किया है तो इस विकास को कुछ गति देने का, और अब भी मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे लोग अपना आशीर्वाद पुनः मुझे देंगे और मैं उनकी आशाओं पर उतरने के लिए प्रयास करूंगा। ये चुनाव की वेला है। मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी का और हमारे सचमुच में ये जो लोकतंत्र है उसका उत्सव है, और इस उत्सव को बड़े अच्छे मन से, पवित्र मन से मनाना चाहिए और अपना वोट का अधिकार देना चाहिए, ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो और हमारे देश में अच्छे लोग चुन कर आएँ लोगों के कल्याण में। डॉक्टर साहब, 1-2 बात यहाँ पर जो है, आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी की हम बात करें, जैसे ये 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक बात हो रही है कि रिवाज बदल देंगे, इस बार जो रिपीटिशन होती रहती है वो नहीं होगी, ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। आप उस समय पर यहाँ पर जीते हैं जब 2017 में आप चुनाव जीते, तो आपकी पार्टी ओवरऑल यहाँ पर आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन आप लगातार यहाँ पर काम करते रहे लोगों के बीच में। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? क्योंकि लोगों की यदि बात करें तो ऑब्वियसली चुनाव होंगे, चुनाव में कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भी बहुत से अलग अलग पार्टीज के प्रत्याशी हैं, तो आम जनता से, आम जनमानस से आपकी क्या अपील रहेगी? सबसे पहले तो वो जानना चाहते हैं, फिर प्रश्नों पे आएंगे कुछ और। कुलदेव जी, मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसे समय से गुजर रहे हैं, ये बड़ा संवेदनशील समय है भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए भी, और आम जन की जो आगे की जन भावना है, जिनको मैं समझता हूँ चुने प्रतिनिधियों ने पूरा करना है, उसके लिए भी। जहाँ तक लोगों की आकांक्षाओं का और अपेक्षाओं का ताल्लुक है, वो तो चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिएं, और आज का जीवन आप देख रहे हैं, हम एक महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं जो कमर तोड़ महंगाई है। इस प्रकार की बेरोजगारी है जिसका सचमुच में हम किसी तरह से भी आकलन करें, नॉट गुड फॉर द स्टेट। हमारे युवा लोग कहीं दूसरे रास्ते न पकड़ लें, इसके लिए भी कि हम एक इस प्रकार का अपना, खासकर जो यहाँ की माँ प्रकृति है उसने जो देन दी है, उस खजाने का पूर्ण फायदा उठाएं और एक ऐसी अच्छी नीति बनाएं जिससे हमारी यहाँ के पर्यटन के लिए, यहाँ के संसाधनों का एक पूर्ण रूप से दोहन करते हुए अपने युवाओं के लिए एक अच्छी प्रकार की प्रक्रिया और व्यवस्था बनाएं। ऐसा मेरा लोगों से आह्वान रहेगा। एक बात सर, जैसे जब हम यहाँ की बात करते हैं, सोलन की बात करते हैं, बड़ा ही वाइब्रेंट शहर है, बड़ा ही डायनेमिक शहर है और बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ भी रहा है। इसमें एक बड़ी प्रश्न ये आता है कि जब हम सोलन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो जिस स्पीड से कहते हैं कि विकास होना चाहिए, उस स्पीड से विकास हो नहीं रहा। मतलब ये एक ऐसी जगह पे जिसकी वजह से विकास हो तो रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, वो उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। इसका क्या कारण आप मानेंगे सर? क्योंकि देखिए, आप जिस शांति बाईपास के लिए आपने लगातार प्रयास किया, उसमें भी बहुत समय लगा। इतना भी हो गया कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया नगर निगम चुनावों के बीच में, मुख्यमंत्री की कही गई डेट के बाद भी वो मेरे ख्याल से कम 6 या 7 महीने या 1 साल के आसपास कोई, हाँ, ऑलमोस्ट उसके बाद वो चलना शुरू हुआ सर। तो ये क्या कारण है कि सोलन अपेक्षित भी होता रहता है बीच बीच में, जबकि सोलन बिल्कुल ऐसी जगह पे बिल्कुल हार्ड जैसा है, फिर भी हमारे बीच को हमें अपेक्षा सहनी पड़ती है, सोलन विधानसभा क्षेत्र की खासकर। ये एक बहुत ही अहम बिंदु आपने टच किया है। जी। ठीक कहा आपने कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी। परंतु जब कभी हम थोड़े से राजनीति के चंगुल में फंस जाते हैं तो ये विकास रुकता है। विकास रुकना नहीं चाहिए। देखिए, जहाँ तक शांति बाईपास का ताल्लुक है, मैं जानता हूँ 2012 का अगर आप घोषणा पत्र देखें, उसमें मेरा सबसे पहला बिंदु यही था। ये मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था और उसकी मुख्य कारण ये था कि यहाँ की जो
हमारी पर्यटन की जो सॉर्ट ऑफ व्हीकल की रफ्तार है ना, वो बड़ी व्हीकल को बाहर से जाना है, इनकी मूवमेंट छोटी व्हीकल अंदर से आ सकती है। इस करके हमने किया था तीनों जिलों के जो हमारे जाए, ये 7 किलो का जो हम पे शांति बाईपास है ये बना, लेकिन इसमें बहुत देरी रही, नो डाउट कि इसको बहुत तेजी करने के लिए मैंने एज ए मंत्री भी प्रयास किया, परंतु फिर भी काम रह गया था। और अब भी ठीक कहा आपने कि बड़े प्रयास के बाद लगभग आखिर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की बारी का समय है उसमें भी इसको आखिर में पूरा किया गया। खैर अब हो गया है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमें इस बाईपास को या किसी दूसरे विकास कार्यों को सिर्फ यही नहीं कि गिनती रहना चाहिए। मैं सच आपको बताऊं, मैंने 463 करोड़ रुपए का विकास किया एज ए मंत्री, और एज ए एमएलए भी मैंने काम किया है, आप सब देख सकते हैं। और मैं अभी भी चाहता हूं कि जो यहाँ के जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है, हमारे चलने की, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, चलने का रास्ता ठीक हो, इसीलिए हमने देखो बिटवीन सेंट क्लूस एंड चम्बा घाट के बीच में शुरू किया था, वो आधे में रह गया, बस अभी मैं प्रयासरत हूँ कि हम करें। इसी प्रकार से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है वो है पार्किंग की। इस 6 टियर की पार्किंग हमारी अभी तक हो जानी चाहिए। समहाउ इसकी भी फाइल रुकी है, जबकि डिफेंस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो वो लैंड भी हमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके बावजूद भी जो ये चीजें हैं, इस तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है। ये इस वजह से तो मतलब इसका कारण क्या रहता है कि जो हम यहाँ से आप काम अगर करके भेजते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा, उसका क्या कारण रह रहा है, क्या कहेंगे? देखिए बेसिक कारण मैं समझता हूँ, अभी भी आप देखिए 5 सालों में अगर आप ध्यान से देखें और निष्पक्ष होकर अपनी राय दें तो देखेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सचमुच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि जयराम जी हमारे ऑनरेबल सीएम यहाँ पे आए, 12 बार आए, इसी निगम बनी इन बच्चों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश शोर से बनाई, परंतु उसके बावजूद भी जो यहाँ के लिए प्राथमिकताएं थी वो कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट नगर का वो लगा देना या हमारे हॉस्पिटल बने नहीं, लेकिन और बना कुछ नहीं, जबकि हॉस्पिटल के लिए सारी फाइल वर्क मैंने खुद किया है। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा की पूरी अप्रूवल लेके ये फाइल तैयार थी। ये जरूरी है कि यहाँ का अच्छा हॉस्पिटल हो, क्योंकि बढ़ता शहर है, सब आदमी चाहते हैं कि हम यहीं ठहरें, नो डाउट, परंतु उसके बावजूद ही जो अधो संरचना है, यहाँ की सुविधाएं, उसमें उसी तेजी से हमें आगे बढ़ना होगा। एक मैंने सर्वे देखा था कि और जगह एशिया के देशों में 5 या 6% आबादी बढ़ती है, ये सिर्फ सोलन एक ऐसा शहर है जो 12% की रेट पे हमारे बढ़ता रहा है आबादी के लिहाज से। तो आप अंदाजा लगाते उसकी वी हैव टू कीप पेस विद द इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, वो नहीं हो रहा है, वो करना जरूरी है। और मेरा मानना है यदि कांग्रेस सरकार आती है तो इसको ज़्यादा ध्यान देंगे, और मेरे लोगों से अपील भी यही है कि भाई कांग्रेस सरकार को लाओ और सोलन को भी और इसके आसपास के यहाँ के युवाओं की समस्याओं को भी, उसको भी गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर पिछली बारी का जो मैं समझ रहा हूँ आपको भी अभी जाना है, लेकिन पिछली बारी का जो विन परसेंटेज है या वोटिंग का जो गैप था हमारे बीच में, वोट काफी कम गैप से आप, कम मार्जिन से आप जीते थे। इस बारी भी आपके पास वही कैंडिडेट है, सामने वही कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और क्या लगता है आपको कि इस बारी जो विनिंग मार्जिन है वो बढ़ेगा या फिर से नेक टू नेक फाइट होगी? थोड़ा मजे के लिए करना अवश्य बढ़ेगा, बिकॉज जो इस बार की जो मैं समझता हूँ जो लोगों की अपेक्षा, मैं नहीं कहता कि चलो मेरे अपने परिवार की एक भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहरबानी जो उन्होंने मेरे परिवार का कर दिया, वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये बात नड्डा साहब से खुद कही थी जब हमारे अध्यक्ष ऑफिस में कि चलो आपने कर दिया, डजंट मैटर। देखिए ऐसा होता है, ये विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, और हम लोगों को इन सब चीजों के ना तरफ जाके ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस चुनावी समर में उतरें और अपने अपने लोगों को, जो इन्होंने इतना काम किया, सच में कहता हूँ आयशा, शायद ही कोई पंचायत या गांव होगा जिसमें पिछले 2 साल में नहीं गया होगा, ऐसी कोई भी शायद हमारे वार्ड में कोई जगह होगी, आप अंकुश से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, या हमारे जहाँ पे मैंने उनकी समस्याओं को ना देखा हो। तो इस बार बड़ा फोकस काम हुआ है और आकांक्षा भी लोगों की है कि कांग्रेस आए, इसलिए ये जो डबल थिंकिंग है लोगों की, इससे हमें पूरा अंदाजा है कि बड़े बहुमत से यहाँ के कैंडिडेट को भी जिताएंगे और सरकार भी बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बात यहाँ पर किसी और नेता ने कही थी कि हमने जब उनसे पूछा था कि आपका चेहरा कौन सा है, भाई आपके नेता कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, तब उन्होंने कहा था कि हम सभी लोग एक सकारात्मक राजनीति करते हैं, सभी लोगों को ये महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या ये महत्वाकांक्षा धनीराम शांडिल जी भी रखते हैं? देखिए मैं आपको आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। देखिए
मेरा अपना मानना है, और जो बड़े बड़े नेता हमारे हैं जिसमें मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट हमेशा करता हूँ, जी। वो कभी अगर उनकी पीसी ब्रीफिंग देखेंगे आप, जी। जबकि कांग्रेस का होता था 60s में 70s में, बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना होता था कभी भी इस सब्जेक्ट में मत उलझो, दैट इज कि सीएम कौन होगा। वो कहते हैं ये तो भैया आपने डिसाइड करना है, जब चुन कर आओ अच्छी तरह से चुन कर आओ, जैसे हमारे केस में हम 50 से ज्यादा लोग आए, चुन कर आए, और उसके बाद जब विधायक दल मिलता है तो तब डिसाइड करो आपका चेहरा कौन है। क्यों कि आज राजा वीरभद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है। नॉर्मली उनका कुछ ऐसा ऑरा था कि हम सब लोग जानते थे राजा वीरभद्र सिंह ही सीएम बनेंगे, ऐसा एक उन्होंने अपने लिए जिंदगी में ऑरा क्रिएट किया, और काम भी किए, विकास भी किया, और उनकी सचमुच में ये प्रवृत्ति थी। हम तो उन्हें महान ऋषि के रूप में देखते हैं कि वो विकास के ऋषि थे, वो विकास के मसीहा थे, वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा, और हमें भी यही बताते थे। एक बार उन्होंने कही थी एक बात कि कर्नल साहब याद रखो GW दिमाग में रखना। तो नहीं सोचे सीएम साहब क्या बोल गए, वो जा रहे थे किसी बाहर के टूर पे, आते मैंने बोला था मुझे GW बताओ, और कर्नल साहब इट मीन्स ग्राउंड वर्क। अगर ग्राउंड वर्क ठीक होगा किसी भी नेता का तो आपको कोई नहीं हराएगा। और मैं समझता हूँ मैंने उस चीज़ को गांठ बांध ली। 2004 की बातें हैं। मेरा अपना मानना है कि वो अब संसार में नहीं है तो हम उनके दिए पत्तिनों पर चलें। मैं समझता हूँ राजा वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल को अगर हम फॉलो करेंगे और उनके विचारों को फॉलो करेंगे तो विकास की गति और ज़्यादा आएगी। और बेशक संसार में नहीं है, परंतु उनका जो दिया गया एक समय अध्याय है उसे पढ़ें। और जहाँ तक सीएम का ताल्लुक है, सीएम तो वही बनेगा जो जिसके लिए सब लोगों की सहमति बनेगी। एंड दैट्स नॉट ऑल। आश्वस्त है जीत को लेकर सर? हाँ बिल्कुल आश्वस्त है, सभी आश्वस्त है इस चीज के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ऑल दी वेरी बेस्ट आपको यहाँ पर आगे चुनावी। थैंक यू मुकुल देव। तो हमारे बीच में सो मच धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम शांडिल जी जो यहाँ पर सोलन से जिनको कांग्रेस का टिकट मिला है, अब आने वाले समय में क्या होता है वो आप लोग डिसाइड करेंगे। 12 तारीख को आप लोग जाए वोट जरूर कीजिए। हाँ सबको बता देना कि भाई 21 तारीख को जिसे आप वोट करना चाहिए 21 तारीख जी हाँ, 21 तारीख को नॉमिनेशन भी है। आप भी जुड़ना चाहें तो जरूर आए शूलिनी माता मंदिर से 10 बजे से। ये मेरी प्रार्थना है। चलिए धन्यवाद। और मुकुल जी भी हैं। जी बिल्कुल सर। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत सूद जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति, जय हिंद।